नमस्कार साथियों, संकल्प क्लास में एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने समास के बेसिक नॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से समास जो है पूरे व्याकरण को अपने अंदर समाहित किए हुए है। आज हम अपने उसी समास के पहले भेद के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और उस पहले भेद का नाम है अव्ययी भाव समास। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि कौन कौन से समास में कौन कौन सा पद प्रधान होता है। प्रारंभ हम उसी से करेंगे क्योंकि अधिकांश लोगों के मन में ये भाव रहता है कि समास कौन सा महत्वपूर्ण है, समास के अंदर पद कौन सा मुख्य है, प्रमुख है और क्यों है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो नाम लिखा हुआ है अव्ययी भाव समास, उस अव्ययी भाव समास का नाम अव्ययी भाव क्यों पड़ा, क्या इसके पीछे कारण हैं, इन सब की हम बातचीत करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो अव्ययी शब्द लिखा हुआ है उसके बारे में ही बातचीत करते हैं। अ प्लस व्यय, अव्यय शब्द यानी ऐसे शब्द जिनको व्यय नहीं किया जा सकता, यानी खर्च नहीं किया जा सकता, यानी जिनके रूप में बदलाव नहीं किया जा सकता, वह अर्थ अव्ययी शब्द का होता है। दूसरा, हम लोगों ने विकारी शब्दों के बारे में पढ़ा। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये इन्हीं से संबंधित है। विकारी शब्द किसे कहते हैं कि विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप बदल सकता है वो विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, अर्थात उनका रूप बदलता नहीं है, उन्हें अविकारी कहते हैं। सरल भाषा में समझना, तो अविकारी शब्द उसको हम एक और नाम से बुलाते हैं। वो नाम क्या है? वह नाम है अव्यय। इसीलिए मैंने ये बात कही, अ का मतलब होता है बिना, या हम अर्थ लेते हैं नहीं से। दूसरी बात, व्यय यानी खर्च यानी बदलाव। अगर व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो हम कहते हैं बदलाव। कैसे शब्द जिनमें बदलाव नहीं होता वह अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब ऐसे कौन से शब्द, सामान्य रूप से यदि हम लोग देखें और समझें कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो शब्द अविकारी रहते हैं। आप लोगों ने क्रिया विशेषण नाम सुना होगा। आप लोगों ने समुच्चय बोधक नाम सुना होगा, संबंध बोधक नाम सुना होगा और विस्मयादि बोधक नाम सुना होगा। इनके अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं वह सारे के सारे शब्द अविकारी होते हैं। एक अविकारी शब्दों को जानने का प्रकार यह है। दूसरा प्रकार क्या है अविकारी शब्दों को जानने का? तो कहते हैं कि संस्कृत के कई ऐसे उपसर्ग हैं, संस्कृत के कई उपसर्ग हैं, सारे नहीं हैं, कई ऐसे उपसर्ग हैं। हिंदी के भी कई उपसर्ग हैं जो अविकारी शब्दों का निर्माण करते हैं। अपने अव्ययी भाव समास में इन्हीं उपसर्ग युक्त शब्दों का प्रयोग होगा, इन्हीं उपसर्ग युक्त शब्दों का प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो संस्कृत के और हिंदी के उपसर्ग हैं वह अविकारी शब्दों का, अव्यय शब्दों का निर्माण करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, कैसे करते हैं, उसी चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। शब्द लिखा हुआ है जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा हुआ है, आजीवन।
आजीवन शब्द लिखा हुआ है। अब आप देखते हैं एक शब्द है जीवन और एक शब्द दिया हुआ है आ क्या है? आप लोग सीधा सीधा इसका उत्तर देंगे, यहाँ आ उपसर्ग है और ये जीवन एक शब्द है। अब हुआ क्या, ये आ शब्द यानी आ उपसर्ग इस जीवन शब्द के साथ, ये आ और ये जीवन, आ शब्द इस जीवन शब्द के साथ जब जुड़ गया तब यह सारा का सारा शब्द अविकारी हो गया। क्या हो गया? अविकारी हो गया। मतलब क्या कि उपसर्ग की वजह से ये जीवन शब्द जो है वह अविकारी, या हम ऐसा कह सकते हैं अव्यय हो गया। यानी संस्कृत के और हिंदी के उपसर्ग जो मूल शब्द होते हैं उन मूल शब्दों को अपना जैसा ही बना लेते हैं। एग्जाम्पल और हैं, एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। शब्द लिखा हुआ है निर्विरोध, तो पीछे शब्द आपके आ गया विरोध और आगे शब्द आ गया जो उपसर्ग है निर। जब इस प्रकार की स्थिति होती निर और विरोध, तब हम क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये सारा का सारा शब्द जब एक बन गया तब यह अविकारी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसके साथ उपसर्ग लग गया। और कौन से उपसर्ग अव्ययी भाव समास में प्रयुक्त होते हैं वह चीज़ भी आप लोगों को बताई जाएगी। आप इस सामान्य स्थिति में सामान्य चीज़ को यदि देखते हैं, तब मैंने आपको बताया संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। अब बड़ा प्रश्न, अभी मैंने इसकी परिभाषा के बारे में जिक्र भी नहीं किया है, मैंने तो सीधे मूल चीज़ें जो है वो बताना प्रारंभ कर दिया। अविकारी भाव में क्या होगा, अव्ययी भाव में क्या होगा, मैंने आपको कहा कि कौन सा पद प्रधान होता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताई कि किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, क्यों होता है, इसका उत्तर मैं आज देता हूँ। अव्ययी भाव समास जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। क्यों? इस क्यों का उत्तर आप लोग देखेंगे, शब्द लिखा हुआ है प्रत्यंग। इस शब्द में संधि का प्रयोग हो रखा है, वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि समास के अंदर संधि के नियमों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्यंग शब्द हो गया। अब हम इसको अलग करते हैं तो आपके सामने आएगा प्रति प्लस अंग। अंग शब्द संज्ञा शब्द है, अंग शब्द संज्ञा शब्द है, प्रति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। अब क्या हुआ, इस अंग शब्द में प्रति लग गया, जुड़ गया, जुड़ने के बाद शब्द बन गया प्रत्यंग। इस उपसर्ग के जुड़ने की वजह से ये सारा का सारा शब्द, ये पूरा का पूरा समासिक पद क्या हो गया? अव्यय हो गया, अविकारी हो गया। अब मेरा प्रश्न है और उसका उत्तर भी यही है, किसकी वजह से ये सारा का सारा शब्द अविकारी हुआ? आप लोग कहेंगे प्रति की वजह से हुआ। प्रति की वजह से हुआ तो प्रति इसमें कौन सा शब्द है, पहला है या दूसरा है? आप कहेंगे पहला है। पहला है तो मैंने आपको कहा था अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। इसका कारण यह है, समझ में आ गई होगी मैंने जो बात बताई है कि पूर्व पद प्रधान क्यों है, इस वजह से पूर्व पद प्रधान है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं परिभाषा की। ये चीज़ तो क्लियर हो गई, सब चीज़ें मैंने आपके सामने बेसिक रूप में रखी। अव्ययी भाव समास की पूर्व पद प्रधान क्यों होता है वो भी मैंने रीजन रखा है। यहाँ आजीवन शब्द है, आ की वजह से ये सारा का सारा शब्द अव्ययी भाव वाला हो गया। निर की वजह से ये सारा का सारा पद अव्ययी भाव समास हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान करते हैं, इस परिभाषा को देखते हैं। तो ये क्या कहता है, हुआ क्या, जब हम या जिस समास में परिभाषा को देखते हैं, जिस समास में यहाँ लिखी हुई है परिभाषा,
बस आपको तो उन शब्दों को चुनना है, उसका चयन करना है, परिभाषा बनानी है। अवयव भाव समास जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या कहती है कि प्रथम पद के जुड़ने पर पूरा का पूरा जो नया शब्द बनता है, जो सामासिक पद बनता है, वह क्या बन जाता है? अविकारी या अव्यय बन जाता है। इसलिए यहाँ परिभाषा कौन सी हो गई? अव्ययी भाव समास हो गई। परिभाषा बन गई अव्ययी भाव समास की। कुछ भी नहीं किया मैंने तो सारी चीज़ें जो मैंने पहले आपको बताई थी उसी को आधार लेकर यहाँ पर मैंने ये सारी की सारी चीज़ें रखी है। अब होता क्या है, दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ होती है कि जो समास की प्रक्रिया किसी शब्द में हो रखी है तो उसका विग्रह किस प्रकार से करें। महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनते हैं। मैंने आपको 4-5 प्रकार पहले वीडियो में बता दिया था कि प्रश्न किस प्रकार के समास में पूछे जाते हैं। पहला, समास का नाम पूछ लेते हैं, विग्रह पूछ लेते हैं, विग्रह की वजह से नाम पूछ लेते हैं, समास कौन सा है, विग्रह कौन सा है और पद प्रधान कौन सा है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पूर्व में बताई। यह जो चीज़ मैंने आपके सामने रखी है यह अव्ययी भाव समास की बेसिक है। परिभाषाएं, पूर्व पद प्रधान होता है, प्रथम शब्द के जुड़ने से सारा का सारा जो शब्द समस्त पद जो है वो अव्ययी भाव देने लगता है, इसलिए यहाँ अव्ययी भाव समास का प्रयोग होता है। अब हम लोग समास और विग्रह किस प्रकार से किया जाता है इस चीज़ को देखेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और उस एग्जाम्पल्स को समझने का प्रयास भी करेंगे। समास और समास विग्रह की बात करते हैं। यहाँ मान लीजिए परीक्षा में आपको अभी समास दे रखा है, सामासिक शब्द दे रखा है, समस्त पद दे रखा है। ये मैंने 7-8 सामासिक पद रखे हैं। अब आपको इसका विग्रह करना है तो कुछ नियम हैं। उन नियमों का यदि ध्यान करते हैं, उन शब्दों को देखते हैं, उन शब्दों में कौन सा शब्द कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है उसको यदि देखते हैं तो चीज़ आपके लिए क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले देखते हैं, आ लिखा हुआ है, उपसर्ग को ढूंढ लीजिए। सबसे पहले उपसर्ग के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। उत्तर करने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ आपको सबको स्पष्ट रूप से उपसर्ग दिखाई दे रहे हैं। इनका सरलीकरण कैसे करते हैं या यूँ कह सकते हैं इसका विग्रह कैसे करते हैं। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। यदि ये कुछ नियम हैं, ऐसे बनाए हुए नियम हैं, वो आपके काम आने वाले हैं। यदि आ उपसर्ग लगा हुआ है, यदि आ उपसर्ग लगा हुआ है तब आपको कुछ भी नहीं करना। आपको केवल और केवल विग्रह करते समय मूल शब्द जो है उस मूल शब्द के अंत में तक का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? तक का प्रयोग करना है। जीवन रहने तक या जीवन तक, रहने शब्द जोड़ना चाहिए ताकि इसकी सुंदरता लगे। जीवन रहने तक। कई लोग कहते हैं कि नहीं साहब हम लोगों ने तो जीवन भर सुना है। जीवन भर भी सही है, लेकिन किसी चीज़ को सरल तरीके से करना, सरल तरीके से समझना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण। दोनों ही सही हैं। मूल में क्या होता है? तक का प्रयोग होता है। यहाँ हम लोग दूसरे शब्द को देखते हैं। यहाँ आ मरण आ गया तो आ उपसर्ग है, मरण तक या मृत्यु पर्यंत। इस प्रकार से इन शब्दों का हम लोग विग्रह कर सकते हैं। विग्रह करना ही नहीं आता, कई बार शब्दों को देख लेते हैं, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं यदि निर आ जाए, निस आ जाए, ध्यान से सुनना। यदि यहाँ देख लीजिए निर आ जाए शब्द में उपसर्ग के रूप में, निस आ जाए, ना आ जाए, बे आ जाए, इस प्रकार के यदि शब्द आ जाए, ने आ जाए, केवल नी लिखा हुआ आ जाए, ये यदि शब्द आ जाए किसी शब्द के साथ, ये उपसर्ग आ जाए किसी शब्द के साथ, तब आपको विग्रह करते समय क्या करना? विग्रह करते समय उसके पीछे या उसके आगे
बिना विवाद के, ये शब्द लिखा, ये आ गया, क्या लगा दिया मैंने, प्रारंभ में बिना लगा दिया, क्या लगा दिया, बिना। ये लिखा हुआ है निर निस, नी निर निस ना बे, ये 5 आपको उपसर्ग दिखाई दे रहे हैं। 5 उपसर्ग में समास विग्रह करते समय हम लोग क्या करेंगे, समास विग्रह करते समय प्रारंभ में बिना शब्द को लेकर आएंगे। या आप ऐसा नहीं कर सकते, ये तो प्रारंभ में लाना है। यदि आप लोग थोड़ा सा बदलाव करना चाहते हैं तो अंत में लेकर आइए, क्या लेकर आइए, रहित, क्या लाइए, से रहित, ये काम कर सकते हैं। उपसर्ग को हटाना है, उपसर्ग को हटाने के बाद बिना और के लेकर आइए। आप कहते हैं कि नहीं मुझे तो ये लाना है, समझ से रहित लेकर आ जाइए, समझ से रहित लेकर आ जाइए, पीछे ये लेकर आ जाइए या आगे ये लेकर आ जाइए। कौन से उपसर्गों में ये चीज लागू होती है, 1 2 3 4 और 5। अब इससे बने हुए जितने भी शब्द आपको नजर आएंगे ना, आपका ध्यान इन 2 चीजों पर ही जाएगा, या तो बिना के ऊपर या रहित के ऊपर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बेवजह लिखा हुआ है, बेवजह लिखा हुआ तो आप लोग क्या करेंगे, बिना वजह के या वजह से रहित, मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही, या तो आप ऐसा करेंगे या ऐसा करेंगे। ये उपसर्ग कितने महत्वपूर्ण है ये आपको समझ में आ गया। आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तब किसका प्रयोग करते हैं, तक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तक का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है प्रति उपसर्ग आ जाए, प्रति उपसर्ग आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ संधि का नियम हो रखा है, यहां मैं लिख देता हूं कि यदि प्रति उपसर्ग आ गया तो प्रति उपसर्ग आते समय हम लोग प्रारंभ में क्या करेंगे, हर का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, हर का प्रयोग। ये बेसिक चीजें हैं। जहां अब एक चीज और समझाऊंगा प्रति उपसर्ग को लेकर, यहां समझ में आ गया, हर का प्रयोग करेंगे। प्रति एक विग्रह करते समय हर एक, ये हो गया। प्रत्यंग हर अंग, यहां एक और यथा शब्द आ गया, यथा शब्द यानी उपसर्ग आ गया। यथा उपसर्ग को लेकर क्या करेंगे, मैं सारी चीजें स्पष्ट आपके सामने रख रहा हूं। समास विग्रह करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये चीज आपके सामने है, स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। यथा शब्द आ जाए तब क्या करेंगे, या 2 चीजें करेंगे। यथा उपसर्ग लिखा हुआ गया तो अंत में के अनुसार लिखेंगे, या प्रारंभ में जैसा या जैसी शब्द लिखेंगे। ये देख लीजिए, प्रारंभ में तो ये लिखना है और अंत में ये चीज़ लिखनी है, प्रारंभ में ये चीज़ लिखनी है। अपने आप आपका समास विग्रह हो जाएगा। लेकिन इन उपसर्गों को याद करना पड़ेगा, ये उपसर्ग बड़े महत्वपूर्ण हैं। लेकिन कई लोग सोचते हैं क्या सारे के सारे उपसर्ग इसमें आएगा, नहीं, सारे के सारे उपसर्ग अव्यय भाव समास में नहीं आते, क्योंकि कई उपसर्ग ऐसे होते हैं जो विशेषता भी प्रकट करते हैं। जो विशेषता प्रकट करने वाले होते हैं वह सारे के सारे कर्मधारय समास में जाते हैं। जैसे शब्द सुग्रीव, जैसे शब्द कुपुत्र। अब इसमें भी कु उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें सु उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये दोनों उपसर्ग है क्या, ये अव्यय भाव समास में जाएंगे क्या, नहीं, ये इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही शब्द विशेषता को प्रकट करते हैं। किसको प्रकट करते हैं, विशेषता को प्रकट करते हैं। और जो शब्द विशेषता को प्रकट करते हैं वो कर्मधारय समास में जाते हैं, इसमें इनका प्रयोग नहीं होता। इसलिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग लिखवाऊंगा ताकि आप लोग आसानी से उनको याद करके यह तय कर सकते हैं कि अव्यय भाव समास में कौन से उपसर्गों का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ यथा योग्य की बात आ रही है, इसका विग्रह करना है। तब आप क्या करेंगे,
योग्यता के अनुसार। यदि आप योग्यता के अनुसार लिखना नहीं चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जैसा योग्य हो। तो आगे जैसा ले आए या पीछे ये लेकर आ गए, दोनों में से कोई एक लेकर आ गए, लेकिन आपको ध्यान में तो रहना चाहिए कि किन उपसर्गों की वजह से किस चीज़ का प्रयोग हम लोग करते हैं। ये आपके सामने इस अव्ययभाव समास की सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, लेकिन किस प्रकार से होता है, क्या करना होता है, कैसा इसका विग्रह करना होता है, वो चीज़ें आपके सामने रखी हुई है। अभी मैंने आपके सामने एक चीज़ कही थी कि प्रति शब्द जो है, यानी मैं बार बार शब्द कह रहा हूँ, वैसे शब्दांश है, प्रति उपसर्ग जो है, क्या प्रति उपसर्ग में हमेशा ऐसा ही होगा? नहीं। जब आपको लगे कि पीछे वाला जो शब्द है, ध्यान से सुनना, वो काउंटेबल हो, जिनकी गिनती हो सकती है, गणना हो सकती है, ऐसे कोई शब्द होते हैं, तो उसके लिए तो आप लोगों को आगे क्या लाना होता है? हर। लेकिन कई बार शब्द बदल जाता है। क्या बदल जाता है वो आप लोग यहां देखिए। मान लीजिए लिखा हुआ है प्रतिघात। अब इस प्रतिघात के एग्जाम्पल को मैं आपको एक फिल्म के रूप में समझाता हूं, एक फिल्म के दृश्य के रूप में समझाता हूं। कैसे? याद दिलवाता हूं, आप लोगों ने फिल्म खूब देखी है और आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि बाहुबली, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये चीज़ खूब चली थी 2 साल 3 साल, जब तक दूसरी फिल्म बन के उसका सीक्वेंस बन के नहीं आया था, तब तक लोगों के मन में जिज्ञासा थी कि क्यों मारा गया। उसमें एक शब्द का प्रयोग किया जाता है और कटप्पा उस शब्द का प्रयोग कई बार करता है फिल्म में। क्या लिखा हुआ है, क्या बोलता है वो? जब युद्ध होता है तो कहता प्रतिघात। यहाँ घात की काउंटिंग नहीं होगी, घात शब्द गिनने योग्य नहीं है। जब गिनने योग्य, गणना के योग्य नहीं है, तब हम क्या करते हैं, ऐसे शब्द जहाँ पीछे वाला शब्द गणनीय नहीं है, काउंटेबल नहीं है, तब हम क्या करते हैं, तब ऐसे शब्दों में यह विपरीत काम करता है, घात के बदले घात। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? घात के बदले घात। ऐसे शब्दों की जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। दूसरा, हम लोगों को यह भी देखना चाहिए, अब जैसे शब्द लिखा हुआ गया प्रत्यक्ष, अक्ष, आंख। प्रत्यक्ष यानी सामने है, किसके? अक्ष, आंखों के सामने। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? आंखों या अक्षी के सामने। तो ऐसे शब्द जहाँ काउंटेबल का भाव नहीं होता है, गिनने का भाव नहीं होता है, प्रति उपसर्ग भले लगा हुआ हो, तो वहाँ विग्रह करते समय हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैंने आपको पहले कहा था, जो भी चीज़ हम लोग दे रहे हैं आप लोगों को, वह सबसे अलग और सबसे श्रेष्ठ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे कुछ एग्जाम्पल्स और करेंगे, अव्ययभाव समास को और समझेंगे। अभी आप लोगों ने उनका स्क्रीनशॉट लिया। अब मैंने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप सबके सामने रखी है जो अव्ययभाव समास से रिलेटेड हैं। आप लोग इसको देखोगे तो सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। अब उसका क्लियरिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले समास, पहले हमने क्या किया था, समास दिया हुआ था, शब्द दिया हुआ था, सामासिक पद दिया हुआ था, उसका विग्रह किया था। अब विग्रह दिया हुआ है, सामासिक पद करते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है, ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों की चर्चा हम अभी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसकी, बिना धड़क के। बिना धड़क के शब्द क्या आया? बिना। अब मैंने अभी आपको बताया था कि बिना शब्द किन के आता है, तब आप लोग ने देखा था नी, निर, निश, ना, बे, इनके प्रयोग करने पर बिना शब्द का विग्रह में प्रयोग होता है। तो बिना धड़क के, अब आप इस धड़क शब्द के पीछे नी धड़क, निर्धड़क, निष्धड़क, ना धड़क या बेधड़क, तब आप कहेंगे यहाँ बेधड़क सही लगेगा। आप इसका समास कर सकते हैं, बड़ी सरलता से आप इसका समास कर सकते हैं, बेधड़क। यहाँ तक आ गया, तक आ गया, तो तक किस में आता है? आ की जगह आता है, तो आ कंठ हो गया। बताइए
ये चीज़ सरल है कि नहीं है? बहुत सरल है। इन चीज़ों को देखकर आप लोग समास का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। इतना सरल कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। अब हम यह बात करते हैं, अव्ययभाव समास का एक रूप और है। पहला रूप जो उपसर्गों से बना हुआ है, इन चीज़ों की भी चर्चा करके मैं मेरी बात को आज पूरी करूंगा। यहाँ लिखा हुआ है घर और घर, रात और रात, दिन और दिन। दिन दिन आता है, हर दिन भी हो सकता है, ऐसा भी कई बार लिखा हुआ आता है। अब क्या करना होता है कि जब दो एक जैसे ही शब्द, ऐसे समझिए, समान शब्द, नगर नगर, घर घर, रात रात, दिन दिन, धड़ा धड़, ऐसे जब शब्द आपके सामने आते हैं, डगर डगर, ये जो शब्द आपके सामने आते हैं एक जैसे ही हैं, संज्ञा शब्द हैं। जब संज्ञा शब्द एक के साथ योजक चिन्ह जिनके मध्य आ जाता है, ऐसे शब्द अविकारी भाव देने लगते हैं और इनका विग्रह इस प्रकार से होता है। समास करना है, कुछ भी नहीं करना, इसको हटाना है। घर घर, रात रात, दिन दिन। कई बार लिखा होता है धड़ाधड़, क्या लिखा हुआ है? धड़ाधड़। तो दो एक जैसे आगे, विग्रह करना है, धड़ के बाद धड़ की आवाज, ये धड़ाधड़ हो गया। डगर डगर कहते हैं डगर के बाद डगर, नगर नगर कहते हैं नगर के बाद नगर। इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वह यहाँ लिखा हुआ है। इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वह किस समाज में आते हैं? अव्ययभाव समाज में आते हैं, क्योंकि ये अव्ययभाव देना प्रारंभ कर देते हैं। यह चीज़ तो हो गई विग्रह करने की, रोल करने की। अब मैंने आपको कहा था मैं आपको विशेष उपसर्ग भी लिखाऊंगा जो ज़्यादा प्रयोग आते हैं परीक्षा में। आप इनको देख सकते हैं, आ अप अपि, आ अप अति, अनु दुर दुस, नि निर निस, प्रति परा, प्रति दो बार लिख दिया है। यथा यावत, यावत जीवन, यावत जीवन ऐसा शब्द आता है, यावत जीवन हो जाएगा। भर भर पेट, बे का तो अभी आया था बेधड़क, ला इलाज, नाकारा, हर दिन, दरकिनार, बदतमीज, तो तमीज बदतमीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जितने भी आपको उपसर्ग दिए हुए हैं, इन उपसर्गों का प्रयोग अव्ययभाव समास में किया जाता है। और ये यदि किसी शब्द में आ जाए तो आपको कौन सा समास मानना है? अव्ययभाव समास ही मानना है। दूसरा, शब्द के अंत में यदि ये शब्द लिखे हुए आ जाएं, अनुसार, पूर्वक, अर्थ, भर, पर्यंत, उपरांत, जीवन पर्यंत, विवेक पूर्वक, के अनुसार, ऐसे शब्द यदि लिखे हुए आ जाते हैं तो भी आपको अव्ययभाव समास ही लिखना है। ये हिंट है अव्ययभाव समास को समझने के लिए। तो आप लोगों के सामने जो भी चीज़ें मैंने रखी है, समास, समास विग्रह, सामासिक पद, पूर्व पद प्रधान क्यों हैं, अविकारी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके रूप में फिर कोई परिवर्तन नहीं रहता, ये एक जैसे बने रहते हैं। कौन से उपसर्गों का प्रयोग हम लोग अव्ययभाव समास में करते हैं, कौन से शब्द यदि अंत में किसी के पीछे आते हैं तो भी हम उसे अव्ययभाव समास में लेते हैं। ये चीज़ें आपके सामने लिखी हुई है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि मुझे किसी न किसी शब्द में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हम लोग आपके उस डाउट का समाधान कर सकें।